शुरुआत करते हैं उस अफरा तफरी से जो पिछले कुछ हफ्तों में एयरपोर्ट्स पर देखने को मिली, खासकर इंडिगो की फ्लाइट्स के साथ। हाँ, बहुत बुरी हालत थी। दिसंबर का महीना, छुट्टियों का मौसम और हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे। मैंने पढ़ा कि उनमें सियाचिन से छुट्टी पर घर लौट रहे सैनिक भी थे। और एयरलाइन ने तो बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियां थीं। लेकिन ये अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं था। असल वजह थी डीजीसीए के नए नियम। डीजीसीए यानी वो संस्था जो भारत में हवाई सुरक्षा के सारे नियम कानून तय करती है। जी वही। उन्होंने पायलटों के लिए FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नियम बदले थे। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो पायलटों को ज्यादा आराम देने की बात थी ताकि वो थके हुए प्लेन ना उड़ाएं। ये तो अच्छी बात है सुरक्षा के लिहाज से। बहुत अच्छी बात है। जैसे उनका हफ्ते का आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होने थे। मतलब एयरलाइंस को तैयारी के लिए काफी वक्त मिला था। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। बिल्कुल। और फिर सरकार ने जो किया वो तो और भी कमाल था। जब यात्रियों ने हंगामा किया तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने उन नए सुरक्षा नियमों को ही स्थगित कर दिया। हाँ। मतलब यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा से समझौता। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2007 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सच में? हाँ, तब भी पायलटों के आराम से जुड़ा एक सुरक्षा नियम एयरलाइंस के दबाव में वापस ले लिया गया था। उस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। क्या कहा था कोर्ट ने? उन्होंने कहा था कि कुछ एयरलाइन ऑपरेटरों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उड़ानों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है। वाह, तो ये तो एक पैटर्न है। मतलब जब भी मुनाफा और सुरक्षा आमने सामने आते हैं तो सुरक्षा को पीछे हटना पड़ता है। ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है ना। और ये दिखाता है कि हमारी नियामक संस्थाएं कितनी कमजोर हैं। देखिए, ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2006 में ही कहा था कि भारत को एक स्वतंत्र विमानन प्राधिकरण की जरूरत है। एक ऐसा प्राधिकरण जिस पर कोई व्यावसायिक या राजनीतिक दबाव ना हो। बिल्कुल। और इतने साल बाद भी हम वही खड़े हैं। रेगुलेटर के इस नाकामी की बात दिलचस्प है क्योंकि दूसरी तरफ सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए हर चीज पर कंट्रोल और जवाबदेही लाना चाहती है। हाँ। जैसे ये संचार साथी ऐप वाला मामला। सरकार ने आदेश दिया था कि सभी नए स्मार्टफोन्स में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा और आप उसे हटा भी नहीं पाएंगे। और जिसका मकसद बताया गया था साइबर फ्रॉड को रोकना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या सरकार का तर्क पूरी तरह गलत है? आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि शायद इस तरह के कड़े कदम उठाना जरूरी हो गया हो। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का 2017 का पुट्टस्वामी फैसला काम आता है, जो आनुपातिकता की कसौटी की बात करता है। आनुपातिकता की कसौटी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाए जो निजता का हनन करता हो, तो उसे ये साबित करना होगा कि लक्ष्य को पाने का कोई और, मतलब कम दखल देने वाला तरीका मौजूद नहीं है। तो इस मामले में तरीके मौजूद हैं। बिल्कुल। SMS आधारित जांच है, मौजूदा पोर्टल्स हैं। सबको एक ऐसे ऐप के लिए मजबूर करना जिसे हटाया न जा सके, वो निगरानी का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। इसीलिए डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद सरकार को ये निर्देश वापस लेना पड़ा। मतलब हर समस्या का हल टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि ये टेक फिक्स का अकेला उदाहरण नहीं है। मनरेगा में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो NMMS ऐप। हाँ, जिसमें मजदूरों को दिन में 2 बार अपनी तस्वीर जियो टैग लोकेशन के साथ अपलोड करनी होती है। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। क्या बात कर रही हैं? हाँ, फर्जी तस्वीरें एडिट करके अपलोड की जाने लगी। मतलब धोखाधड़ी रोकने के लिए जो ऐप बनाया गया, लोग उसी ऐप से धोखाधड़ी करने लगे। ये तो कमाल है। बिल्कुल। यही हाल PDS यानी राशन बांटने वाली प्रणाली में हुआ। धांधली रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, लेकिन डीलरों ने नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? वो लोगों से कहते कि मशीन काम नहीं कर रही, तुम पूरे कोटे के लिए अंगूठा लगा दो, और फिर उन्हें कम राशन देते। इस ट्रेंड को समझाने के लिए एक शब्द है एग्नोस्टोलॉजी। एग्नोस्टोलॉजी? ये तो सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर किसी चीज की कमियों को नजरअंदाज करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि घर में नल लीक कर रहा है और आप उसे ठीक करने के बजाय उस पे एक महंगा पेंट करवा दें और सबको बताएं कि देखिए दीवार कितनी सुंदर लग रही है। वाह, मतलब समस्या जस की तस है, बस उस पे पर्दा डाल दिया गया है। सही पकड़ा। असली समाधान ऊपर से निगरानी थोपना नहीं, बल्कि लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और वर्क कल्चर को सुधारना है। तो एक तरफ रेगुलेटर फेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के समाधान नाकाम हो रहे हैं।
इस तरह के दबाव का असर आखिर में संस्थानों पर ही पड़ता होगा। बिल्कुल। निठारी हत्याकांड का उदाहरण लें, 2006 का वो भयानक मामला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी आरोपी सुरेंद्र कोली को भी बरी कर दिया। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बरी होने का मतलब निर्दोष साबित होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक असफल अभियोजन, मतलब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ही नहीं कर पाया। ये एक तरह का दोहरा अन्याय है। दोहरा न्याय कैसे? पहला, उन अभियुक्तों के साथ जिन्होंने बिना दोष साबित हुए 14 से 19 साल जेल में काट दिए। हमारे देश में गलत तरीके से फंसाए गए लोगों के लिए मुआवजे का कोई ठोस कानून नहीं है। और दूसरा अन्याय उन पीड़ितों के परिवारों के साथ जिन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि सच क्या था, उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली मामले खत्म तो कर रही है, पर जरूरी नहीं कि न्याय भी कर रही हो। निठारी केस का इस तरह से अंत होना वाकई चौंकाने वाला है। क्या इस तरह का दबाव हमें दूसरे संस्थानों में भी देखने को मिल रहा है, जैसे हमारे एजुकेशन या रिसर्च सिस्टम में? बिल्कुल। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI विधेयक 2025 का मसौदा। ISI दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और इस बिल को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। क्या हो रहा है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये संस्थान का दर्जा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी से बदलकर एक वैधानिक कॉरपोरेट निकाय बना देगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड सोसाइटी से कॉरपोरेट निकाय। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ISI के काम पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा है। आसान भाषा में कहें तो संस्थान का पूरा कंट्रोल एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में आ जाएगा, जिसमें ज्यादातर सदस्य सरकार द्वारा नामित होंगे। अच्छा। पहले संस्थान के 33 सदस्यों वाले बोर्ड में 10 सदस्य एकेडमिक्स यानी प्रोफेसर्स और रिसर्चर होते थे। नए सिस्टम में उनकी संख्या 0 हो जाएगी। 0? मतलब जो लोग संस्थान को चलाते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी आवाज ही नहीं होगी? हाँ, इससे 2 बड़े खतरे पैदा होते हैं। पहला, नियुक्तियों और फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप का, और दूसरा, प्रायोजित परियोजनाओं से राजस्व उत्पन्न करना होगा। इससे डर है कि बुनियादी रिसर्च की जगह उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे जल्दी पैसा आ सके, यानी ज्ञान के मंदिर पर कॉर्पोरेट मॉडल का दबाव। बिल्कुल। तो एक तरफ न्यायपालिका और अकादमिक संस्थानों पर दबाव है, ये तो हुई आज की बात। लेकिन अगर हम भविष्य की बड़ी चुनौतियों को देखें तो हमारे स्रोत 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में इशारा करते हैं। एक देश के अंदर की चुनौती और दूसरी बाहर की। पहले अंदर की बात करते हैं, भारत की तेजी से बूढ़ी होती आबादी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 15 करोड़ लोग हैं। 2050 तक ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा यानी करीब 35 करोड़ हो जाएगी। 35 करोड़? हाँ, और इनमें से 88% लोग असंगठित क्षेत्र से हैं, जिनके पास कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार की पेंशन योजनाओं का विकास इसी चुनौती को दिखाता है। शुरुआत कल्याण आधारित योजनाओं से हुई, जैसे IGNOAPS, जहां सरकार सीधे मदद देती है। फिर धीरे धीरे हम अंशदायी मॉडल की तरफ बढ़े, जैसे NPS और अटल पेंशन योजना। जी, जहां व्यक्ति खुद भी अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करता है। इसका मकसद लोगों में बचत की आदत डालना भी है। लेकिन यहाँ भी टेक्नोलॉजी वाला एंगल आ ही जाता होगा। बिल्कुल। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है। लेकिन यहाँ फिर वही समस्या है जो हमने पहले देखी थी, डिजिटल साक्षरता की कमी। हाँ, भारत की बुजुर्ग आबादी का लगभग 63% हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो आप बेहतरीन योजनाएं बना लें, लेकिन अगर वो उन तक पहुंच ही ना पाएं तो क्या फायदा? सही बात है। हम फिर वहीं आ गए कि एक टेक समाधान एक बहुत ही मानवीय दीवार से टकरा रहा है। ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब बाहर की दुनिया पर आते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। सोचिए, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट है और वो दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों को ध्रुव तारा यानी पोल स्टार तक कह दिया, जो कि एक बहुत मजबूत बयान है। लेकिन भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज करने का जोखिम कैसे उठा रहा है? ये संतुलन साधना तो रस्सी पर चलने जैसा है। और भारत ने यही किया।
ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक शानदार प्रदर्शन था। एक तरफ भारत ने पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया कि रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त है और हम किसी के दबाव में आकर उसकी आलोचना नहीं करेंगे। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने जैसे रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। हाँ, आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या था? क्या हमने पश्चिमी देशों की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस दौरे की खूबसूरती थी। दौरे में रक्षा या परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, कोई बड़ी S-400 जैसी मिसाइल डील साइन नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब था कि भारत ने रूस को दोस्त तो बताया, लेकिन साथ ही अमेरिका और यूरोप को ये भी संकेत दिया कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपके साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। मतलब एक बहुत ही सधा हुआ कदम। बहुत सधा हुआ। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटे तो एक अजीब सी तस्वीर बनती है। हर सिस्टम, हर व्यवस्था दबाव में है। हवाई सुरक्षा को व्यावसायिक हितों के लिए ताक पर रखा जा रहा है। जवाबदेही के नाम पर जो तकनीकी समाधान लाए जा रहे हैं वो या तो फेल हो रहे हैं या निगरानी का हथियार बन रहे हैं। और न्याय और शिक्षा जैसे संस्थानों की स्वायत्तता खतरे में है। और इसी उथल-पुथल के बीच भविष्य की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश भी हो रही है। चाहे वो करोड़ों बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का ढांचा हो या फिर एक बटी हुई दुनिया में भारत के लिए अपनी जगह बनाना हो, मुझे लगता है कि असल तनाव दो चीजों के बीच है। ऊपर से थोपे गए नियंत्रण और संस्थानों या व्यक्तियों की अपनी स्वायत्तता के बीच। पता है, संचार साथी ऐप पर हुई हमारी बातचीत मेरे दिमाग में घूम रही है। एक स्रोत में ये बात साफ लिखी थी कि डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ने का सबसे असरदार तरीका निगरानी नहीं बल्कि नागरिकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। और यहीं से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, इन जटिल व्यवस्थाओं की दुनिया में असली जवाबदेही क्या है? क्या इसका अंतिम रूप ऊपर से नीचे की निगरानी ही है, या फिर इसका असली रूप है लोगों को इतना ज्ञान और आत्मविश्वास देना कि वो इन व्यवस्थाओं को समझ सकें, उनमें अपना रास्ता बना सकें और जरूरत पड़ने पर उन पर सवाल भी उठा सकें। 2025 में एक नागरिक का सच्चा अशक्तिकरण कैसा दिखता है? मुझे लगता है इस पर सोचना बहुत जरूरी है।